हम अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे सी-टेट का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रैक्टिस संख्या 4। पहला क्वेश्चन है अभिकथन ए। अभिकथन में कह रहा है ए में किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है। कारण आर क्या कह रहा है? शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। दोस्त, इसका उत्तर देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त, इसमें ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन आर नहीं व्याख्या कर रहा है ए की। दोस्त, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे ये कह रहा है कि किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को उसके पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। मतलब पूर्व ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए, क्या जानकारी है क्या नहीं है। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। जैसे कोई नवीन जानकारी हम देते हैं बच्चे को, विद्यार्थी को, तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आर क्या कह रहा है? आर कह रहा है शारीरिक दंड, मतलब उससे अलग चीज़ की बात कर रहा है। सही कर रहा है लेकिन अलग बात कर रहा है, उसका व्याख्या नहीं कर रहा है। शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर उनका अवांछनीय कार्य हो रहा है किसी बच्चे द्वारा तो उसको शारीरिक दंड के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थी के बीच पैदा कर सकता है महारत के लिए सराहना, नवाचार की इच्छा, सीखने की अभिप्रेरणा, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। देखते हैं उत्तर क्या सही है। कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, मतलब यही सब कुछ है ऐसा मानता है, वो विद्यार्थी के बीच क्या पैदा करेगा? महारत के लिए सराहना। बिल्कुल गलत बात है। नवाचार की इच्छा गलत बात है। सीखने की प्रेरणा गलत बात है। इसमें अन्वेषण के लिए प्रतिरोध मतलब अन्वेषण के लिए रुकावट पैदा करेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है। आज सब नए टाइप के ही क्वेश्चन हैं जो सी-टेट का फेवरेट बना हुआ है। दिसंबर 2021 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह के ही मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। पहला है ए, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है, इसके बारे में स्वयं नियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। ये तो सही कह रहा है कि कब क्या कहाँ करना सीखना सिखाया जाना चाहिए, मतलब रणनीति के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आर क्या कह रहा है यह देखते हैं। आर कह रहा है एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब और कहाँ क्यों करना है। सही विकल्प चुनें। विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ए और आर की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही कर रहे हैं और आर की व्याख्या भी करता है। ए आर की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। बी है दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना। सी है मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना। डी है एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। दोस्त, इसमें संज्ञानात्मक कौशल की बात कर रहा है, क्रिएटिविटी की बात कर रहा है।
तो किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, ये तो सही बात हो जाएगा। लेकिन और भी ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। दो चित्रों के बीच अंतर पहचानना, दो चित्रों के बीच का अंतर आप पहचानेंगे तो बहुत आसान काम है, उसमें बहुत दिमाग तो लग नहीं रहा है आपका, इसलिए उत्तर ये नहीं होगा आपका। मीथेन का रासायनिक सूत्र तो रटने वाली बात हो गई, ये भी उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट है एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना, ये भी रटने वाली बात है, ये नहीं होगा। ए फॉर अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त है? मतलब एक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक मतलब उनका उत्तर जानने की कोशिश कर रही है, सुसाध्य करना चाहती है। उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन है आक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, यह जान करके। बी ऑप्शन है डीएनए के घटक और संरचना क्या है, यह जानने के लिए। सी है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यह जानने के लिए। डी है भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो इसमें दोस्त तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, बी सी डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि जो रटे रटाए चीज़ हैं, आपको पहले से याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं। लेकिन आक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, इसको आप क्रिएटिविटी के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रक्रिया के द्वारा मतलब कई भाग में उसको बांट सकते हैं, उसमें कई स्टेजेस होते हैं जिसके द्वारा प्रक्रियात्मक ज्ञान सुसाध्य किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डीएनए के घटक और संरचना के बारे में बताएंगे तो वो रटा रटाया चीज़ हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, यह तो बहुत रटा रटाया चीज़ ये भी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था, यह तो फिक्स है पहले से ही कि किसने लिखा है, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक सामग्री की रट कर याद कर रखने पर जोर देना चाहिए, गलत बात है, बिल्कुल नहीं। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करना चाहिए। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन है अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। डी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि जहाँ करके सीखने की बात आएगी उसी को हम उत्तर बनाएंगे। यहाँ पाठ्यपुस्तक सामग्री को रट कर याद करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रट कर याद करेंगे मतलब सीमित ज्ञान की बात हो गई, और शिक्षिका बात कर रही है अधिगम को सार्थक बनाने की। तो बी ऑप्शन है व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें, गलत बात है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें। मूर्त पुरस्कार की बात अगर आ गई तो निगेटिव वर्ड हो गया, यह कट जाएगा। दंड पुरस्कार ये सब निगेटिव वर्ड हैं। डी फॉर डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसकी शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की है? ए ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, बी ऑप्शन है स्मृति सहायक विधि, सी ऑप्शन है अनुक्रिया समुच्चय, डी ऑप्शन है मौखिकीकरण। तो यहाँ अगर किसी कार्य की योजना अगर बच्चे बनाते हैं, खुद से बातें करके योजना बनाते हैं, तो यहाँ पर मौखिकीकरण होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर भूल गया है और खुद से बात करेंगे, स्वयं से बातें, निजी वार्ता जिसे कहते हैं, खुद से बातें करके उसको याद करेंगे तो एक तरफ से याद होता चला जाएगा। डी फॉर डेनमार्क यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। बी है भ्रांतियाँ कुछ संप्रत्यों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। सी ऑप्शन है भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है। और डी ऑप्शन है भ्रांतियाँ
बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान को प्रतिनिधित्व करती है। उत्तर क्या है आप लोग बताइए, उत्तर क्या है? फटाफट उत्तर दीजिए कमेंट में। दोस्त इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है। मतलब अगर बच्चे के अंदर भ्रांतियाँ हैं तो भ्रांतियाँ हमेशा उसके अंदर कुछ भी नया सीखने या उन्नत करने की अक्षमता, मतलब उसको पीछे ले जाने वाला काम करेगा। और सभी ऑप्शन देख लेते हैं गलत क्यों हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है नहीं। इसमें भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है, ये तो सही बात है, इसलिए नहीं है। सही है इसलिए गलत है। भ्रांतियाँ कुछ संप्रत्ययों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरणों की विशेषता है, सही ये भी है, इसलिए गलत है। ये गलत है इसलिए सही है, यही उत्तर हो जाएगा आपका। और डी भी देख लेते हैं। डी कह रहा है भ्रांतियाँ बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी बात सही है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? चिंता, बोरियत, बोर्डम या भय, आशा? तो चिंता तो होगा नहीं, क्योंकि चिंता करने से किसी चीज़ का संवेग अधिगम में सकारात्मक रूप नहीं ले सकता है। चिंता तो एक प्रकार से आपको पीछे ढकेलने का काम करेगा। बोरियत भी नहीं होगा। भय, अगर डर किसी भी चीज़ में हो गया, किसी भी काम को करने में अगर आपके अंदर डर हो गया तो उस काम को आप कर ही नहीं पाएंगे। होप, उम्मीद हो सकती है, उम्मीद सही आंसर है, क्योंकि अगर आपके अंदर यह उम्मीद रहे कि कुछ समय बाद हम यह चीज़ सीख जाएंगे तो आप निश्चित ही सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? ए है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। बी है मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। सी है शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उनकी धारणा को नहीं बदल सकता। डी है यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार को मेरा अशुभ दिन है। इसमें दोस्त डी कट जाएगा। अब बताइए उत्तर क्या है? ए भी काट देते हैं क्योंकि कोई बुद्धिमान नहीं, मैं बुद्धिमान हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। अब बी और सी में बताइए उत्तर क्या है? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। कमेंट करिए, हम कमेंट देख रहे हैं आप सभी का। इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्त। बी इज़ करेक्ट आंसर। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं करने में सक्षम हूँ, प्रयास करूँगा तो अगली बार पास निश्चित हो जाऊँगा, इसलिए बी आंसर सही हो जाएगा। सी गलत इसलिए हो जाएगा शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। क्योंकि शिक्षक से क्या मतलब है, जब आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे शिक्षक से वहाँ क्या मतलब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के व्यक्तिगत विकास कैसे होते हैं? एक ए ऑप्शन है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बी ऑप्शन है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन है विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। डी ऑप्शन है विकास अव्यवस्थित व असतत है जबकि विकास सतत प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है पहले ही कट गया। डी आपके बीच नहीं रहा। अब आप लोग उत्तर दीजिए। 3 ऑप्शन आपके पास हैं, तीनों में से उत्तर दीजिए आप लोग, हम इंतज़ार करते हैं आपका। इसमें दोस्त सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट आंसर। क्यों सही हो जाएगा? के लिए विकास के लिए कुछ हद तक
पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। इसमें विकास भी वैयक्तिक विभिन्नता का पालन करता है। हर बच्चे में एक समान विकास नहीं हो सकती है, सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है, यही कह रहा है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों का उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल गलत बात है। विकास कैसे होगा पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। बी क्या कह रहा है? के लिए पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। विकास के लिए पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। ये भी कट गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। बी ऑप्शन है विकास अव्यवस्थित होता है। सी ऑप्शन है विकास एक सतत प्रक्रिया है। डी ऑप्शन है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। दोस्त, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास आगे पीछे भी होता रहता है। विकास अव्यवस्थित होता है, यह बात भी बिल्कुल गलत है। विकास अव्यवस्थित कभी नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास, या वृद्धावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल गलत बात है, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 है आपका। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने की कौशल मुख्य रीतियाँ किससे सीखते हैं? पहला है आस पड़ोस, यहाँ पास पड़ोस होना चाहिए। दूसरा है धर्म है। तीसरा है स्कूल। चौथा समकक्षीय समूह। आप लोग उत्तर करिए। इसका उत्तर तो साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर क्या है। हम इंतज़ार करते हैं आपका। फटाफट उत्तर करिए आप लोग। इसका उत्तर दोस्त डी है। डी फॉर डेनमार्क। डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ चारों पॉइंट फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे पास पड़ोस हो गया, पास पड़ोस से भी बच्चा सीखेगा, कुछ न कुछ ज्ञान सीखेगा। या धर्म हो गया, धर्म से भी सीखेगा, स्कूल से भी सीखेगा। चौथा समकक्षीय समूह अगर है तो वहाँ भी सीखेगा, क्योंकि समकक्षी अगर उसके साथ वाले हैं बच्चे तो उनसे भी कुछ न कुछ वह ज़रूर सीखेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्टीन है। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? समायोजन व समावेशन। दूसरा ऑप्शन है संतुलीकरण एवं संगठन। तीसरा ऑप्शन है समायोजन एवं संतुलीकरण। चौथा ऑप्शन है समावेशन एवं संगठन। दोस्त, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समायोजन और समायोजन वाली बात अगर की जाए तो यहाँ जीन पियाजे होंगे। जीन पियाजे की सिद्धांत की बात होगी, जिसमें समावेशन का मतलब होता है दोस्त पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना या जगह देना। और समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन का मतलब यह होता है नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध होने पर नई जानकारी का पुनर्गठन होना, मतलब उसका पुनर्निर्माण होना। जैसे अगर कोई बच्चा है तो कौवे को देखता है और कौवा जानता है कि वह काला होता है, तो वह बैठेगा और कोयल बैठा एक दिन। कोयल को कहा पापा पापा देखो कौवा बैठा है। पापा ने कहा नहीं बेटा, कौवा नहीं है, कोयल है। तो बच्चे को लगा कि कोयल कैसे है। फिर कोयल बोलने लगा, कू कू की आवाज़ करने लगा। तब फिर बच्चे ने अंतर स्पष्ट कर लिया कि बच्चा कौवा काँव काँव करता है,
और कोयल कूं कूं करता है। पहले तो कलर से स्पष्ट था, लेकिन पुरानी जानकारी में विरोध हुआ, नई जानकारी जुड़ी, नई जानकारी में फिर से अंतर स्पष्ट कर लिया और नई जानकारी का पुनर्गठन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस क्षेत्र पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। दोस्त, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर हैं, जिनमें संवेदी अवस्था है, संवेदी चालक, जो कि जन्म से नहीं 6 महीने से 2 वर्ष तक चलती है, और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 1 मिनट ले लेते हैं इसमें। 6 माह से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक चलता है 2 से 7 तक, और मूर्त संक्रियात्मक चलता है 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक चलता है 11 से 15 वर्ष तक। देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर प्रश्न क्या पूछ रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस क्षेत्र पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? मतलब अमूर्त संरचना की संक्रियात्मक अवस्थाओं पर कठिनाई महसूस करते हैं। तो दोस्त, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11 वर्ष, जो अमूर्त में नहीं गए हैं, मूर्त में है, जिसकी वजह से अमूर्त में जाने पर उसको कठिनाई महसूस हो रहा है, इसलिए 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक, ए ऑप्शन है बच्चे को अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, बी ऑप्शन है बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, सी ऑप्शन है बच्चे की आत्मकेंद्रितता को दर्शाता है, डी ऑप्शन है बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्त आप लोग उत्तर बताइए इसका फटाफट। 16 का लेव वाइगोस्की का पासवर्ड ही है सामाजिक अंतःक्रिया। आप लोग उत्तर बताइए, हम कमेंट देख रहे हैं। फटाफट उत्तर बताइए। इसमें ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य बच्चे को अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। बिल्कुल, अगर बच्चे खुद से बातें करेंगे, अपना किसी भी योजना बनाएंगे, अपने कार्य की योजना बनाएंगे खुद से बातें करके, निजी वार्ता करके, तो वो अपने नियम को विनियमित करेंगे, उनकी मदद करेगा। कभी भी अगर बच्चा खुद से बातें करके अपना नियम बनाता है या निजी वार्ता करता है तो बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? ए ऑप्शन है उपयुक्त इनाम देकर, बी ऑप्शन है सख्त सजा देकर, सी ऑप्शन है मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, डी ऑप्शन है उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। जबकि दोस्त हम लोग जानते हैं लेव वाइगोस्की का पासवर्ड ही अंतःक्रिया है। यहाँ फिर से लेव वाइगोस्की आए हैं, इसका उत्तर करिए फटाफट। इनाम की बात करें तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तुरंत आपका कट जाएगा। अब बताइए उत्तर क्या है। इनाम और सज़ा दोनों हम काट दिए। और सी और डी में बताइए उत्तर क्या है।
ये तो उत्तर साफ साफ दिख रहा है दोस्त, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे अगर नकल करवाएगा तो वहाँ नकल की बात हो जाएगी, मौलिकता ख़त्म हो जाएगा या सीखने की बात ख़त्म हो जाएगी। लेव वाइगोस्की का पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया, जो मदद की जा सकती है, मदद के द्वारा सीखी जा सकती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा में नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, सी है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। दोस्त इसमें पहला ही सही हो जाएगा उत्तर, ए ऑप्शन आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास। आपको भी उत्तर दिख रहा होगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट स्टेज में आता है, यह फर्स्ट स्टेज में आता है, नैतिक विकास के फर्स्ट स्टेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। डी ऑप्शन है बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर करिए दोस्त 19 का। हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि बताए हैं उन्होंने। दोस्त इसमें देखते हैं बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, ये तो सही है, लेकिन और भी ऑप्शन हम देखते हैं। बुद्धिमत्ता को परिपोषित विकसित किया जा सकता है, गलत बात है। बुद्धिमत्ता की किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार से हावी होती है। डी क्या कह रहा है? बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, गलत बात। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की भूमिका कोई नहीं होती है। बी ऑप्शन है शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। डी है शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्त इसका उत्तर करिए आप लोग फटाफट। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की भूमिका नहीं होती। अरे बिना शिक्षिका की भूमिका हम कैसे सीख पाएंगे? ये तो बात बिल्कुल गलत है। दूसरा है शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। विद्यार्थी निष्क्रिय होगा तब तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा, वो सक्रिय होगा तभी कुछ सीख पाएगा। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होता है। यह बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे, तभी शिक्षक सफल होगा और छात्र सीख पाएगा। डी ऑप्शन है शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे के साथ। नमस्कार दोस्त, शुभ संध्या।